मुलांनो, आज आपण काझीरंगा हे स्थूल वाचन पाहणार आहोत आणि हे एक प्रवास वर्णन आहे। तर प्रस्तुत पाठामध्ये लेखकाने काझीरंगा या अभयारण्याचं जंगल सफ़र का जो है वर्णन किया है। काज़ीरंगा जो है एक हमारे भारत का एक बहुत ही बड़ा अभयारण्य है और ये जो है आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में है। अगर आप देखेंगे तो काज़ीरंगा का नाम जो है बच्चों प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में दर्ज किया गया है। और यहाँ पर लेखक जैसे साहित्य का प्रकार होता है तो उसी प्रकार से प्रवास वर्णन भी एक साहित्य का प्रकार है बच्चों। तो लेखक सुद्धा काज़ीरंगा या अभयारण्याला भेट द्यायला गेले होते और वहाँ पर जाने के बाद लेखक को क्या क्या अनुभव हुआ, इसी बात का वर्णन बच्चों लेखक ने अपने अनुभव के द्वारा इस पाठ में किया है। यहाँ पर काज़ीरंगा का वर्णन, काज़ीरंगा में कौन कौन से अनुभव लेखक को आए, वहाँ पे प्राणी कौन से देखे, पक्षी कौन से देखे, याचं वर्णन लेखकाने या पाठात केलेलं आहे। तर चला पाहूया। सुमारे 265 हे एक स्थूल वाचन आहे। स्थूल वाचन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रैपिड रीडिंग और हिंदी में इसे कहते हैं स्थूल वाचन। और बच्चों ये जो है हमें एग्ज़ाम में 6 नंबर के लिए इसके ऊपर आधारित हमें प्रश्न आते हैं और प्रश्न आते ज़रूर है, लेकिन इसके उत्तर हमें बच्चों पैसेज से ढूंढ के लिखने नहीं होते हैं। इन सभी उत्तरों को हमें याद करना होता है, तो इसीलिए आप पाठ भी एकदम अच्छे से याद रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। भूषण यानी गौरव की बात है। पूरे भारत के लिए आसाम के काज़ीरंगा जो है एक बहुत ही गर्व की बात है। और जैसे मैंने बताया कि विश्व विरासत प्राकृतिक सूची में उसका नाम भी दर्ज है। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशु पक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाही। अगर एक अफ्रीका अगर देश छोडेंगे, आफ्रिका देशामध्ये सुद्धा विविध जातीचे प्राणी पक्षी आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु उसी के साथ साथ भारत में भी एक ऐसी जगह है और उसका नाम है आसाम। और आसाम में भी काज़ीरंगा हे जे जंगल आहे, अभयारण्य आहे, त्यामध्ये आपल्याला विविध प्राणी जो है हमें देखने को मिलते हैं। इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाही। अगर देखेंगे तो ऐसे भी कुछ प्राणी हैं जो हमें आसाम के अलावा कहीं और या किसी देश में हमें देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पे देखो एक नाव आलेलं आहे प्राण्याचं, हुलॉक। काय नाव आहे त्याचं? हुलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन, पुच्छ याने पूछ, शेपटी, विहीन म्हणजे नसलेला वानर फक्त आसामातच आढळतो। म्हणजे बिना पूछ का बंदर जो है सिर्फ आसाम में ही हमें देखने को मिलता है। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नहीं और भारत में और किसी भी क्षेत्र में उसका वास्तव्य बच्चों हमें देखने को मिलता नहीं। सिर्फ कहाँ पर होता है? आसाम में ही होता है। त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। जैसे हम देखो हुक 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 ऐसे आवाज़ करते हैं, उसी प्रकार से उसका नाम भी वो भी आवाज़ निकालता है, हुक हुक, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा है? त्याचे हुलॉक आवाज़ावरून पडलेले आहे। अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रश्न को शुरुआत होती है बच्चों। याच्यामध्ये एक शिंगी गेंडा, एक सिंगवाला गेंडा, याचं सुद्धा वर्णन आपल्याला टिप्पणी लिखा में या टिपा लिहामध्ये आलेलं आहे। तर चला बघूया।
आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दुसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, ये आसाम की खासियत है। ये पहली लाइन है उसके उत्तर की। राज्य सरकारचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। और या एक सिंगी गेंडे को आसाम में इतना महत्व है कि राज्य सरकार का वो प्रतीक, यानी जिसका मानचिन्ह होता है, मुद्रा होती है, उसके छपाई के ऊपर कशाचं चित्र असतं, एक शिंगी गेंड्याचं चित्र वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए जगह जगह पर उसके स्तूप या पुतले जो है हमें खड़े दिखाई देते हैं। कुणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी, निर्बुद्ध म्हणजे जिसके बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ज्याला डोकं नहीं है, बिंडो, मूर्ख, एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा। लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा प्राणी जिसको सिर्फ एक ही सिंग है, ऐसे प्राणी को किसी राज्य के प्रतीक के तौर पे, पहचान के तौर पे क्यों चुना गया होगा। पण प्रथम दर्शनी यानी पहली बार जब हम देखेंगे तब वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ म्हणजे व्यर्थ। टाकाऊचा समानार्थी शब्द काय आहे, व्यर्थ। टाकाऊ यानी व्यर्थ नहीं है। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसांपेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे। या एक शिंगी गेंड्यावर किसी अंग्रेज कवि ने एक कविता की है और उस कविता में बताया है कि मनुष्य से भी ज़्यादा किस प्रकार से हा एक सिंगी गेंडा जो आहे तो कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे, या उसको क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक शिंगी गेंडा, ये जो टिप्पणी है बच्चों, ये उसका क्या है, उत्तर है। काय आहे, उत्तर त्याचं आहे कि राज्य सरकारचे प्रतीक म्हणून मानले जाते, वहाँ पर उसके पुतळे उभारलेले आहेत। त्यानंतर प्रथम दर्शनी वाटतो तितका टाकाऊ नहीं, और किसी अंग्रेज कवि ने इसके ऊपर कविता भी करके रखी है। पुढे बघूया आपण। एखादा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फरक असतो। मी तर गेंडा व त्याच्याबरोबर आसामातले इतर पशुपक्षीही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। लेखक कहते कि किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को फोटो में देखना और प्रत्यक्ष रूप में देखना या पुतले के रूप में देखना, इन दोनों में भी क्या है, अंतर है। अंतर हमें बच्चों देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो एक शिंगी गेंड्याचं जे आहे चित्र आपल्याला दिलेलं आहे। एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात काय आहे, फरक आहे। आणि इसीलिए लेखक प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए वहाँ पर काझीरंगा में वहाँ पर लेखक गए थे। अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात, क्योंकि दोपहर के समय में या ज़्यादा जब उजाला हो जाता है तो आसपास में लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा रहता है। इसीलिए बच्चों वहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो सुबह के समय और सूर्यास्त होने के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राणी या पशु पक्षी जो है बाहर देखने को मिळते. तर यहाँ से लेके हमने एक प्रश्नाचं उत्तर बघितलेलं आहे. एक शिंगी गेंडा. आदल्या रात्री सूर्यास्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सूर्योदय. क्या होगा? सूर्योदय. आदल्या रात्री खूप पाऊस पडत होता. आदल्या रात्री यानी एक दिन पहले की रात में. तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो, पण माझे नशीब जोरदार होते. तभी लेखक ने सोचा कि अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो दूसरे दिन सुबह जो है हम जंगल में जा पाएंगे नहीं. लेकिन लेखक का नसीब जो था बहुत ही अच्छा था. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते. निरभ्र यानी साफ. आकाशचा समानार्थी शब्द आहे गगन, नभ. जंगलचा समानार्थी शब्द आहे वन. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत झाला होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. वहाँ पर जंगल में बिल्कुल भी हवा जो है वो चल नहीं रही थी. और हम सभी जानते हैं भले प्राणियों को बोलना नहीं आता है, लेकिन वो इंसानों की अपने आहट से पहचान लेते हैं कि उनके आसपास क्या है, किसी इंसान का वास्तव्य है या कोणी मनुष्य त्यांच्या आसपास आहे. की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. इसलिए लेखक कहते कि हवा न होने के कारण हमें ऐसा लगा कि किसी भी प्राणी को हमारे बारे में पता चलेगा नहीं. काझीरंगाची भूमि ही कर्दम भूमि आहे. देखो यहाँ से और एक हमारा प्रश्न जो है वो शुरू होता है कि काझीरंगाच्या भूमीला काझीरंगा ही कर्दम भूमि आहे हे विधारण सोदाहरण स्पष्ट करा. तो यहाँ से उसका उत्तर है कि पशु पक्षी ही प्रत्यक्ष व जवळून पहावे म्हणून लेखक या काझीरंगा आसाम में आए थे और पाऊस पड़त होता, पावसाची बुरबुर चालू होती. यहाँ से लेके जंगलात जाणे कठीण होते. काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे. कर्दम म्हणजे चिखलाची. काय म्हणतात त्याला? चिखलाची. चिखल याने कीचड, दलदल. इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्य असतं. मतलब वहाँ पे आसाम के उस जंगल में किंवा त्या काझीरंगाच्या जंगलामध्ये कहाँ तक कीचड़ होता है? कमर तक. और इतने कमर तक के कीचड़ में घूमना जो है मनुष्य को बड़ा ही क्या है, मुश्किल है. अशक्य का विरुद्धार्थी होगा शक्य. कमरे इतक्या याने कमर तक. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. और यहाँ हम देखेंगे तो इतना बड़ा लंबी लंबी घास होती है कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हाथी पे बैठकर भी अगर जंगल में घूम रहा है तर वो क्या होगा, छिप सकता है. तो काय होतो, लपून जातो किंवा तो माणसाला दिसणार नाही. इतनी लंबी लंबी घास वहाँ पर बढ़ी रहती है कि मनुष्य भी वहाँ पे दिखाई देगा नहीं. ये इसका उत्तर आहे की काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे हे सोदाहरण स्पष्ट करा. किंवा यहाँ पर और एक प्रश्न आहे कि काझीरंगा अभयारण्याची भौगोलिक वैशिष्ट्ये. भौगोलिक वैशिष्ट्य में हम ये सब पूरा बारिश का वातावरण जो है वो वहाँ पर लिख सकते हैं कि पाऊस कशा प्रकारे पडत होता, त्यानंतर
पावसा भौगोलिक क्षेत्र में सुमारे 265 चौरस किलोमीटरचा वहाँ पर विस्तार काझीरंगा का है और साथ ही साथ भारताचे भूषण आहे ते. आणि त्यानंतर काझीरंगाची भूमी काय आहे, चिखलाची भूमी आहे और कमर तक के कीचड़ में मनुष्य को चलना जो है क्या है, मुश्किल है. शिवाय यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबी घास बड़ी होती है कि वहाँ पर हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी छिप सकता है, इतनी लंबी घास वहाँ पर हो सकती है. म्हणजे इसका मतलब है यहाँ पर एक ही उत्तर में कितने प्रश्न हैं, 2. काझीरंगाची भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि दुसरं काय आहे की काझीरंगा ही कर्दम भूमी आहे, हे विधान सोदाहरण स्पष्ट करा. यहाँ पर देखो एक शिंगी गेंड्याचं चित्र आपल्याला दिसत आहे. त्यानंतर प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तैयार ठेवलेले आहेत. जैसे कि हमने पहले देखा कि इतने कमर तक के कीचड़ में कोई भी इंसान जो है चलकर वहाँ पर जंगल की सैर जो है वो कर सकता नहीं. इसीलिए आसाम सरकार ने क्योंकि 15-20 हत्तींना ट्रेन करून ठेवलेलं आहे. काय केलेलं आहे, ट्रेन करून ठेवलेलं आहे. शिकवून म्हणजे ट्रेन, खास म्हणजे विशेष. हे हल्ली वन्य पशूंना घाबरत नाही व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. और ते हाथी जो जिन हाथियों को ट्रेन किया जाता है बच्चों, वो हाथी जो है बाकी किसी अन्य वन्य पशु से भी बिल्कुल भी डरते नहीं. घाबरत नहीं म्हणजे डरना नहीं. दाट, यहाँ पे दाट का विरुद्धार्थी शब्द होगा विरळ. दाट मतलब गहरा. दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. मतलब वहाँ पे इतनी लंबी घास होती है, यानी दाट मतलब वहाँ पर चलने के लिए भी इंसान को रास्ता जो है वो ज़मीन मतलब ढूंढना पड़ता है. इतनी चारों तरफ क्या होती है, लंबी लंबी घास होती है. गवत म्हणजे घास. त्या गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. मार्ग म्हणजे रस्ता. साधारणतः असा समज आहे कि गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. और समझ मतलब क्या, ऐसा कहा जाता है या ऐसे लोगों की मान्यता है कि गेंडा जो आहे तो हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. चालून जातो म्हणजे आक्रमण करना, मतलब ऐसे चल के जाना. जिस प्रकार से व्यक्ति बैठ के जाते हैं सैर करने के लिए, उसी प्रकार से, त्याचप्रमाणे. पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते. शेजाऱ्याला यानी पड़ोसी को या प्राणियों की बच्चों ये खासियत होती है कि प्राणी जो है कभी भी कि इंसान को बेवजह परेशान जो है वो कदापि भी करते नहीं. निष्कारण म्हणजे विनाकारण. त्रास यानी परेशान करना या नुकसान पहुंचाना. पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते. रक्तातच नसणे हा एक काय आहे मुलांनो, वाक्यप्रचार आहे, मुहावरा आहे. रक्तातच नसणे यानी स्वभाव में ही न होना. वन्य पशु के या जंगली पशुओं के ये स्वभाव में ही नहीं रहता कि वो किसी बेवजह किसी भी व्यक्ति को परेशान वो करे. गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नहीं. और गेंडा भी इस नियम को अपवाद नहीं है, क्योंकि वो भी कभी भी बेवजह बिना कारण कभी भी किसी भी प्राणी को व्यक्ति को परेशान करता नहीं. क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. कभी कभार. आखिर वो क्या है, वन्य पशु है.
अपना उदर निर्वाह करने के लिए या अपना पोषण करने के लिए खुद के लिए क्वचित मतलब कभी कभार केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो। धडक मारने म्हणजे आक्रमण करने। बच्चों ये भी एक वाक्य प्रचार है, धडक मारने म्हणजे आक्रमण करणे। पण एकल कोंडेपणाचे पर्यवसान तिरसटपणात झाले। एकल कोंडेपणाचे म्हणजे अकेलापण, एकल कोंडेपणा याने अकेलापण, पर्यावसान म्हणजे रूपांतर। याद रखिए पर्यावसान का अर्थ काय आहे, रूपांतर। तिरसट यानी खड़ूस, तिरसटपना झाले मतलब ऐसा जैसे किसी व्यक्ति का भी स्वभाव होता है कि उसे ज़्यादा अकेला ही रहना पसंद होता है, ज़्यादा लोगों का साथ जो है उसे पसंद आता नहीं। उसी प्रकार से गेंड्याला सुद्धा, एक शिंगी गेंड्याला सुद्धा जास्त लोकांच्या बरोबर राहायला अजिबात आवडत नहीं। और इसीलिए तिरसटपना मतलब वो अकेला तो रहता ही है लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा क्या हो गया है, खड़ूस, किंवा उसे ज़्यादा लोगों का वास्तव्य जो है वो ज़्यादा पसंद आता नहीं। इसी प्रकार से बच्चों हमने अगर शुरुआत में अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमने 3-4 प्रश्न हमने बच्चों यहाँ पर देखे कि काझीरंगा अभयारण्याची वैशिष्ट्ये। याच्यामध्ये मैंने भौगोलिक वैशिष्ट्य एक बताया है आपको, और दूसरा बच्चों है प्राणी जीवन। कौनता है, प्राणी जीवन। तो प्राणी जीवन में क्या क्या लिखेंगे हम, एक शिंगी गेंडा, हाथी, हरिण, गाय बगड़े, ये आगे हम देखेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर देखा प्रश्न याद रखना है कि एक शिंगी गेंड्याचं उत्तर देखो यहाँ पर है, आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दुसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। वो राज्य सरकारचे काय आहे, प्रतीक आहे आणि त्यामुळे त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। त्यानंतर कोणीतरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसांपेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे। ये हमें किसमें देखना है बच्चों, एक शिंगी गेंड्यामध्ये आपल्याला ते लिहायचं आहे। जब हम टिपा लिहा का जो प्रश्न है ये इसका उत्तर है। यहाँ से लेके यहाँ तक एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्यानंतर एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि प्रत्यक्ष पाहणे यात काय असतो, फरक असतो। आणि आसामातले इतर पशु पक्षीही लेखक को देखने का, नज़दीक से देखने का लेखक को मौका मिला था, इसलिए लेखक वहाँ पर गए थे। आणि दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे बच्चों बताया था कि काझीरंगा ही कर्दम भूमी आहे। कर्दम भूमी म्हणजे चिखलाची भूमी आहे। हे विधान जे आहे आपल्याला काय करायचं आहे, सोदाहरण स्पष्ट करायचं आहे। तो यहाँ से उसका उत्तर है बच्चों कि आदल्या रात्री खूप पाऊस पडत होता। बारिश का वर्णन यहाँ पर देखेंगे, बुरबुर, बुरबुर म्हणजे थोड़ी बारिश हो रही थी। त्यानंतर और ऐसी बारिश में इथे देखा जंगलात जाणे कठीण होते, पण लेखक का नसीब जोरदार, जोरदार म्हणजे चांगले, पूर्णपणे निरभ्र, निरभ्र म्हणजे साफ, समानार्थी शब्द लक्षात ठेवा। वारा, पवन, शांत, इसका अपोजिट होगा अशांत। आणि जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते। जैसे कि मैंने बताया कि प्राणियों को जो है मनुष्य की आहट जो है वो तुरंत
होती है. आणि त्यामुळे की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे. काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे, कारण इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे अशक्य असते. मतलब चारों तरफ क्या रहता है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है. आणि पावसाचं प्रमाण, बारिश का प्रमाण आसाम में क्या रहता है, ज़्यादा ही रहता है. और ख़ास करके अभयारण्य जैसे क्षेत्र में तो ज़्यादा ही हमें ये देखने को मिलता है. और इसीलिए ऐसी जगह में मनुष्य को घूमना जो है, पैदल चलना जो है बड़ा ही मुश्किल है. ये उसका उदाहरण है कि लेखक जो है हाथी पर बैठकर किस प्रकार से काझीरंगा की सैर वो किए थे. और इसीलिए काझीरंगा ही काय आहे, कर्दम भूमी आहे. आणि त्यानंतर अजून एक पॉईंट आहे इथे की इथे सर्वत्र उंच गवत वाढलेले आहे. चारों तरफ क्या है, लंबी चौड़ी घास बड़ी है की त्यात हत्तीवर लपलेला बसलेला माणूसही लपून जातो. हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी छिप सकता है, इतनी लंबी घास वहाँ पर होती है. वहाँ पर आसाम सरकार ने कौन सी योजना बनाई है कि 10-15-20 हाथियों को ट्रेन किया गया है ताकि वो पर्यटकों को काज़ीरंगा की सैर करा सके. और वहाँ पर हाथी पर बैठकर लोग जो हैं काज़ीरंगा की सैर करते हैं. और यहाँ पर प्राणियों की आदतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. गेंड्याच्या सवयी, प्रश्न पण आहे टिपा लिहा में. गेंड्याच्या सवयी, वहाँ पर पहली उसकी आदत है की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो, आक्रमण करता है. पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशुच्या रक्तातच नसते. क्यों, मतलब बेवजह परेशान करना या नुकसान पहुंचाना ये वन्य पशु के खून में या उसके स्वभाव में ही नहीं. मैंने इसका अर्थ भी बताया था, रक्तात नसते म्हणजे स्वभावात नसते. ये बार बार मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि ये उत्तर हमें याद करने हैं बच्चों. गेंडा या नियमाला अपवाद नाही. और जाहीर सी बात है, प्राणी होने के कारण गेंड्याचा स्वभावसुद्धा असाच आहे. क्वचित केव्हा तरी एकटा गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. और कभी कभार ये गेंडासुद्धा अकेला जब वो होता है तो मनुष्य के ऊपर आक्रमण, धडक मारणे म्हणजे आक्रमण करणे, चालून जाणे. पण एकल कोंडेपणा याने अकेलापण, पर्यवसान याने रूपांतरण, तिरसटपणात झाले. तिरसटपणा म्हणजे चिड़चिड़ापन. गेंडा जो है अकेला ही ज़्यादा रहना वो पसंद करता है. इसीलिए देखो गेंड्याच्या सवयीमध्ये आपल्याला हे लिहायचं आहे की गेंडा जो आहे एकल कोंड्यापणामुळे उसके त्याचं पर्यवसन जे आहे, रूपांतर जे आहे तिरसटपणात झाले आहे. तिरसटपणा म्हणजे काय, चिडचिडापण. गेंड्याचा स्वभाव जो आहे तो कसा झालेला आहे, तिरसट झालेला आहे. चिडचिडा त्याचा स्वभाव जो आहे तो झाला आहे. त्यानंतर इथून यहाँ पर स्वमत का और एक प्रश्न है की तुम्ही कधी जंगल प्रवास केलेला आहे का. तुम्ही कधी जंगल प्रवास केलेला आहे का. त्यानंतर दुसरा प्रश्न इथे येऊ शकतो की तुम्ही केलेल्या जंगल प्रवासाविषयी माहिती जी आहे ती तुम्हाला लिहायची आहे. तुम्ही कधी जंगल प्रवास केलेला आहे का.